हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 57 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और कल हम लोग स्टार्ट किए थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें से आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आज हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देखेंगे, आर्टिकल 29 से 30। टोटल 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। इसको आर्टिकल 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का अर्थ यहाँ पे है जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, तो उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में बताया गया। इसमें क्या बताया गया कि उसके जो भाषा है, भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट और उसकी संस्कृति, कल्चर का संरक्षण करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 29 में। भाषा, लिपि और कल्चर, तीन चीज का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है किसमें? आर्टिकल 29 में। फिर इसी में बताया गया है कि केवल धर्म, धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गया और भाषा, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, चार के आधार पर ऐसे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। किसमें बताया गया? आर्टिकल 29 सब प्लस 2 में। तो आर्टिकल 30 में क्या बताया गया? जैसे कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक जो है, धार्मिक रूप से और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान मतलब कि स्कूल, कॉलेज वगैरह जो भी है, की स्थापना कर सकते हैं। प्रशासन का अधिकार है, वो स्थापित कर सकते हैं और उसे प्रशासन का अधिकार है। किन्हें? जो धार्मिक और मतलब भाषाई रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपने पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में बताया गया। तो हम लोग देखते हैं, और फिर आर्टिकल 31 को आज भी हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग फटाफट आते हैं, तो कंप्लीट करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एजुकेशनल राइट। तो साथ साथ में आप लोग को नोट करते चलना है। हम लोग अब लास्ट है चैप्टर के। इससे बहुत सारा सवाल बनता है, प्री मेंस, और चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, बहुत सारे एग्जाम में इसको वेटेज है। सीएपीएफ एग्जाम हो गया, आपका ईपीएफओ हो गया, बहुत सारा, और एसएससी कंपटीशन, जितना भी एग्जाम है सब में इसका वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पूरा डिटेल से हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। टोटल इसमें 29 एंड 30 आर्टिकल। कुल 2 आर्टिकल है। क्या इसमें? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या है और आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30। तो हम लोग देखते हैं। इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका टाइटल अगर देखें तो अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के हितों का
संरक्षण संरक्षण कैसे? 29 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट एवं कल्चर का संरक्षण, यानी कि संस्कृति का संरक्षण का संरक्षण। फिर है इसमें 29 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से रिलेटेड है कि क्या बताया गया है? राज्य द्वारा संचालित या राज्य राजनिधि से राज्य के निधि राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया एवं भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 30 में क्या है? इसमें है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया की स्थापना करने का अधिकार है और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें क्या है? धार्मिक एवं अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल कॉलेज हो गया की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार क्यों है अधिकार? ताकि वे अपने नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा इसे, ताकि अपने संस्कृति, भाषा, धर्म को संरक्षित कर सके। ताकि अपने संस्कृति, भाषा एवं धर्म को संरक्षित कर सके। तो उद्देश्य भी लिख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर लाने और उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा कवच है। क्या है इसका उद्देश्य? यह अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर लाने और उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
राय रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। फिर इसका निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं, आगे पेज में लिखते हैं निष्कर्ष। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, एवं संस्कृति पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है, जो भारत के विविधता और समावेशिता का एक अहम हिस्सा है। क्या है? समावेशिता का एक अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 29 का हम लोग उद्देश्य देखते हैं। फिर तो उद्देश्य क्या है? कि अल्पसंख्यकों यानी कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है का सशक्तिकरण करता है, का सशक्तिकरण करना। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य नियंत्रित शिक्षा में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या है इसमें कि राज्य नियंत्रित शिक्षा में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना। क्या है? सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना। इसका अब निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष, आर्टिकल 29 भारत के सभी नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, पहचान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना एक फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 29-30 पूरा डिटेल से क्या बता रहा है। आर्टिकल 29 कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन कर रहा है? आर्टिकल 29 भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, और वो अपने तरीके से
शिक्षण संस्थान में मतलब ये करवा सकते हैं क्या, मतलब 4 आधार पर मूलवन जाति भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता है शिक्षण संस्थानों में, धार्मिक रूप से धार्मिक और अल्पशाही शिक्षक संस्थानों में। और आर्टिकल 30 क्या है, धार्मिक और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। ये दोनों का उद्देश्य देखें, निष्कर्ष देखें। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 30-31 के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बता रखे हैं पर फिर भी हल्का नॉलेज होना चाहिए। क्या है, स्टार्टिंग में क्या था ये, इसमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि किसी को भी कानून के बिना, माने किसी भी नागरिक को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है तब उसका उचित मुआवजा देगा, अन्यथा संपत्ति का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत हम लोग फंडामेंटल राइट के मतलब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ये मूल संविधान में दिया गया था। अब इसे हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको स्थानांतरित कर दिए, एक कानूनी अधिकार बना दिए, भाग 12 के आर्टिकल 300A में स्थापित कर दिया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके हनन पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है। क्यों इसे किया गया था, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन संबंधित मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा कानून चल रहा था। जमींदारी उन्मूलन मतलब एक लोगों के पास अधिक से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण हो गया था, जिसके कारण उस संपत्ति का समान वितरण किया जाए, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा मूल देख लेते हैं, फिर कब बदला गया इसे भी, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा दिए सब। क्या बोला गया था मूल संविधान में कि किसी को भी कानून के बिना किसी को भी कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण करता है तो उचित मुआवजा देगा। ये स्टार्टिंग में बताया गया था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया, जिसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट से हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है, अब ये कानूनी अधिकार है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर क्या हुआ था, आपका जो आर्टिकल 31A, B एंड C जो है, ये भूमि सुधारों यानी कि जमींदारी प्रथा को उन्मूलन जैसे कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या ये भूमि सुधारों एंड जमींदारी प्रथा के उन्मूलन जैसे
जैसे कानूनों को सुरक्षा देता है, कानूनों को सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 31(2) में क्या क्या दिया गया था, लिख लीजिए। थर्टी वन वन, 31(2), 31(3), देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया था। वरना ए बी और ये सी है, क्या है, सी। क्या बताया गया था इसमें, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों जैसी जमींदारी उन्मूलन को अदालतों में चुनौती से बचाना। क्या था, भूमि भूमि सुधार कानूनों जैसी, कानूनों जैसी जमींदारी उन्मूलन को, उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन को अदालतों में चुनौती से बचाना, चुनौती से बचाना। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा एड ऑन किया गया था। इसके बारे में देखते हैं। इसमें बताया कि अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्व सुरक्षा देना। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा देना, पूर्ण सुरक्षा देना। इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो 9वीं अनुसूची में डाले गए 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को वैध बनाना। क्या, वैध बनाना है, भले ही वे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करता हो, ताकि भूमि सुधार जैसे कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके, कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा मिल सके। सी में क्या बताया गया, इसे भी जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कब, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत से भी एड ऑन किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 31(c). इसमें बताया गया क्या कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू
लागू करने वाले करने वाले कानूनों को फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 14 एवं 19 पर प्राथमिकता दी कि कोई भी कानून जो 39B एवं सी को लागू करता है तो वह आर्टिकल 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं होगा। तो देख ले हम लोग आर्टिकल 31 को भी देख लें। जनरली इसे स्किप कर दिया जाता है, बट कुछ इसे स्किप करेंगे फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे नोट भी करवा लिए। तो 31, 29 और 30 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कल हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। टोटल कितना? 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। इसमें कल हम लोग इसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, पांचों रीट को, जो पिछले साल यूपीएससी 2025 में सवाल पूछ चुका है। परमादेश के मतलब रीट का एक है परमादेश, वो कौन किसके खिलाफ जारी होता है, तो ये इससे रिगार्डिंग सवाल आ चुका है पिछले साल, तो उसे हम लोग कल देखेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते फिर, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।